हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। तो हम जो है विश्व इतिहास को कर रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको ऑलरेडी एक क्लास करवा दी है। और विश्व इतिहास में हम टॉपिक पढ़ रहे थे कि मेसोपोटामिया का इतिहास, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे थे। वो भी प्रश्नों के माध्यम से जो हम इस सभ्यता को समझने की कोशिश कर रहे थे और इसको याद कर रहे थे। तो आई होप आपने पिछली क्लास देखी होगी, पार्ट 1 देखा होगा क्लास को। अगर आपने वो क्लास देखी तभी आपको ये क्लास समझ जाएगी। क्या आपको वो पहले वाला पार्ट जो है इस क्लास का वो अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज जो है हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले। हमने एक ये पढ़ लिया था कि मेसोपोटामिया सभ्यता का संक्षिप्त परिचय दें, इस सभ्यता की जानकारी कैसे हुई। जो क्वेश्चन थे जो हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। हमने धर्म वाला भी देख लिया था कि मेसोपोटामिया में धर्म के कारण शहर कैसे बने, कि वहाँ पर मंदिर थे और मंदिरों में क्या क्या चढ़ावा आता था और कैसे जो है मंदिरों के कारण लोग ज़्यादा फेमस हुए थे, राजा और महाराजा। तो आज हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है कि व्यापारिक गतिविधियों के कारण मेसोपोटामिया में शहरीकरण जो है वो कैसे हुआ। कि जो व्यापार का सिस्टम था, व्यापार होता था, उसके कारण जो है मेसोपोटामिया में शहरों की स्थापना कैसे हुई, ये हमें बताना है। व्यापारिक गतिविधियों, व्यापार के कारण मेसोपोटामिया में शहरीकरण, मतलब मेसोपोटामिया में शहर जो है वो फेमस कैसे हुए, कैसे बड़े बड़े नगरों का विकास व्यापार के कारण हुआ। देखो कि व्यापार प्रत्येक शहर की विशेषता रही है कि जहाँ पर व्यापार होता है, मतलब शहर है, वहाँ पर व्यापार बिजनेस तो होगा ही। लेकिन कुछ शहर थे जो मुख्यतः व्यापारिक गतिविधियों के कारण ही विकसित हुए थे। ये मुख्यतः व्यापारिक मार्गों एवं नदियों के किनारे फले फूले। कि कुछ जो नगर थे, कुछ शहर थे जो कि व्यापारिक मार्ग, जो जहाँ जिन रास्तों से जो है व्यापार होता था उनके किनारे जो है लोग धीरे धीरे बसने लगे और ऐसे करके एक शहर का निर्माण हो गया। या फिर नदियों के किनारे, क्योंकि नाव के माध्यम से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता था व्यापार करने के लिए, नौका के माध्यम से। तो उसी के कारण जो है नदियों के किनारे लोगों ने अपना डेरा डाल दिया और वहाँ पर बस गए और वहाँ पर जो है धीरे धीरे ज़्यादा संख्या में लोग बसने लगे और शहरों का निर्माण हो गया। मेसोपोटामिया का मारी शहर, याद रखिएगा, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसका एक शहर है जिसका नाम क्या है, मारी। इसका एक अच्छा उदाहरण है जो कि व्यापार के कारण ही काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। व्यापार के कारण ही इस नगर का और ज़्यादा विकास हुआ था। इसके आसपास की ज़मीन जो थी अधिक उपजाऊ नहीं थी। मारी शहर के निकट, मतलब मारी शहर जहाँ पर बसा हुआ है उसके आसपास की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी, मतलब खेती इतनी नहीं होती थी, कृषि का इतना अच्छा सोर्स वहाँ पर नहीं था। यह फरात नदी के किनारे घास के मैदानी क्षेत्र स्टेपी में पड़ता था। मैदानी क्षेत्र को क्या बोला जाता है, स्टेपी। तो मतलब फरात नदी के किनारे घास के मैदानों में यह शहर बसा हुआ था। यह एक ऐसे व्यापारी स्थल के तौर पर उभरा जहाँ से होकर दक्षिण के सुमेर और उत्तर में तुर्की, सीरिया, लेबनान के बीच जल मार्ग से व्यापार होता था। व्यापार की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक व्यवस्था जरूरी थी, क्योंकि इस क्षेत्र में पशुपालक समुदाय, एमोराइट, असीरियाई, आर्मीनियन व अक्कादी आदि जो थे वो आते जाते रहते थे। इससे लूटपाट का खतरा भी बना रहता था। तो मतलब कि ये शहर कहाँ पर बसा हुआ था, दक्षिण के सुमेर में, उत्तर में तुर्की था। जहाँ पर यह नगर बसा हुआ था उसके दक्षिण में कौन था, सुमेर नगर था, उत्तर में तुर्की था, सीरिया और लेबनान के बीच जल मार्ग, मतलब यहाँ से जो मारी शहर था वहाँ पर जो है जल मार्ग से ज़्यादा व्यापार होता था। और व्यापार की सुरक्षा के लिए जो है प्रशासनिक व्यवस्था भी ज़रूरी थी। तो इस क्षेत्र में जो है पशुपालक समुदाय भी रहते थे, मतलब पशुओं को पालने वाली जो कबीलाई जातियाँ थी वो भी रहती थी। इस कारण जो है ये जो पशुपालक समुदाय थी ये जो है लूटपाट करते थे। इससे जो है लूटपाट का खतरा भी इस व्यापारिक मार्ग पर बना रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेसोपोटामिया के विशाल नगरों के बारे में आप क्या जानते हैं। कि जो ये मेसोपोटामिया सभ्यता थी इसमें बड़े बड़े नगर कौन से थे, उन नगरों के बारे में हमें बताना है। विशाल नगर, कि मेसोपोटामिया कुछ शहर जो थे वो आकार की दृष्टि से काफ़ी विशाल थे, काफ़ी बड़े थे।
उदाहरण के लिए जो मेसोपोटामिया का उरुक शहर था वो 3000 ईसा पूर्व के आसपास 250 हेक्टेयर में फैला हुआ था, मतलब काफ़ी बड़ा था। 2 शताब्दियों के बाद 2800 ईसा पूर्व में इसका फैलाव जो है 400 हेक्टेयर से भी ज़्यादा हो गया, मतलब 200 साल के बाद जो है इसका जो क्षेत्रफल था उरुक शहर का वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। यह सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर से भी कई गुना बड़ा था। हमारी जो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, उसमें इसको मोहनजोदड़ो नगर को पढ़ते हैं जो कि काफ़ी बड़ा था, तो उससे भी जो है यह कई गुना बड़ा था। कौन सा शहर? मेसोपोटामिया सभ्यता का उरुक शहर। इसी प्रकार जो है उर नगर था, बेबीलोन नगर था, नीनवे इत्यादि जो है वो बड़े बड़े नगर थे। बेबीलोन नगर सिकंदर के आक्रमण के समय 850 हेक्टेयर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े बड़े वो नगर, या फिर उनको आप महानगर बोल सकते हो, महानगर थे। तो नगरों के नाम आपको याद रखने हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता में उरुक शहर है, उर है, बेबीलोन है, नीनवे इत्यादि। यह विस्तृत नगर जो है मुख्यतः 3 भागों में बंटे हुए थे। तो ये जो बड़े बड़े नगर थे इनको 3 पार्ट में बांटा हुआ था। एक तो पवित्र क्षेत्र जहाँ पर मंदिर वगैरह थे, एक टीले के चारों ओर दीवार से सुरक्षित नगर थे, एक दीवार से बाहर के जो नगर थे। मुख्य नगर जो थे, मुख्य नगर से बाहर वाली बस्तियों में संभवतः कृषक लोग रहते थे। जो तीसरा वाला है ना कि दीवार से बाहर नगर, इसमें जो है ज़्यादातर कृषक लोग रहते थे। इन बस्तियों के चारों ओर सुरक्षा दीवार नहीं थी, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है गरीबी में जीवन जीते थे। और जो बड़े बड़े नगर महानगर थे जिनके बाहर सुरक्षा दीवार थे, वहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी और राजा महाराजा रहा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट कि नगरों की योजना कैसी थी इस सभ्यता में। जो हम बड़े बड़े नगरों के बारे में पढ़ रहे हैं इस सभ्यता में, उनकी योजना कैसी थी ये बताना है। तो मतलब सबसे पहला पॉइंट है कि नियोजित नहीं थे, मतलब एक सिस्टमैटिक ढंग से ये नगर बसे हुए नहीं थे। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया के नगरों की योजना कैसी थी, नियोजित अनियोजित। तो आपको याद रखना है नियोजित नहीं थे, मतलब अनियोजित थे नगरों की योजना। यह बात मुख्यतः उर नगर की जो खुदाई हुई थी उससे पता चलता है कि नगर जो है वो नियोजित नहीं थे। जो ये उर नगर था मेसोपोटामिया सभ्यता का, यहाँ पर जो है गलियाँ और नगर की जो सड़कें थी वो पतली हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं और घुमावदार हैं, मतलब कि चौकोर नहीं है, एक समतल नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ है। कहीं पर सड़क पतली है, कहीं पर मोटी, कहीं पर घुमाव ज़्यादा है। इस प्रकार से सड़कें वो है खुदाई में मिली हैं। उल्लेखनीय है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वो नियोजित थे। वहाँ पर गलियों का स्ट्रक्चर जो था वो एक सिस्टम से बना हुआ था। चौकोर पर जो है गलियाँ आपस में काटती थी और समतल बनी हुई थी, चौड़ी गलियाँ थी, उनके साइड में नालियों की स्थापना थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ गलियाँ और सड़कें जो है वो खुली और सीधी थी। किसकी बात हो रही है? ये मेसोपोटामिया, ये सिंधु सभ्यता की बात हो रही कि यहाँ पर नियोजित नगर थे। वहाँ की जो गलियाँ थी उन नगरों की और सड़कें जो थे, सड़कें थी में सिंधु घाटी सभ्यता में वो खुली भी थी और सीधी भी थी, और वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई थी, जिसको हम चौराहा बोलते हैं ना, तो वो समकोण पर भी काटते थे। लेकिन ऐसा मेसोपोटामिया के नगरों में नहीं था। ये नियोजित भी नहीं थे, सड़कें भी खुली नहीं थी, सीधी भी नहीं थी और समकोण पर आपस में नहीं काटती थी। यहाँ की गलियाँ इतनी संकरी थी कि बैलगाड़ी उनके घरों तक नहीं पहुँच सकती थी। संकरी मतलब भीड़ी थी। ये मान लो आप कम चौड़ाई थी, इनकी चौड़ाई इतनी कम थी कि जो बैलगाड़ी थी वो भी उनके घर तक नहीं जा पाते थे, उनको भी दूर ही खड़ा करना पड़ता था, फिर उतरकर पैदल जो है वो अपने घर तक जाना पड़ता था। अनाज व सामान जो था वो गधों पर ले जाते थे, क्योंकि गधा है जो है इतनी गलियां पतली थी कि वो गधे या फिर मनुष्य जो है वही इन गलियों से गुजर सकते थे। तो ये नगरों की योजना जो पता चल रहा है कि मेसोपोटामिया के नगर जो थे वो नियोजित नहीं थे। वहाँ की सड़कें घुमावदार टेढ़ी मेढ़ी थी और समकोण पर आपस में नहीं काटती थी, और गलियाँ इतनी पतली थी कि बैलगाड़ियाँ उनके घरों तक नहीं जाती थी। ये सब बातें कहाँ से पता चली हैं? जो मेसोपोटामिया का नगर है, एक उर नगर, वहाँ की खुदाई की गई उस समय जो है इसका पता चलता है। घरों से जल निकासी का प्रबंध भी जो है ज़्यादा अच्छा नहीं मिला है, कुशल नहीं है। कहाँ पर? मेसोपोटामिया की सभ्यता में।
गलियां और सड़कों के दोनों ओर पक्के नालियां भी नहीं थी, उनका अभाव था, जिनसे घरों का पानी बाहर जा सके। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें जो है हम देखते हैं कि प्रत्येक घर के बाहर जो है चौड़ी चौड़ी सड़कें थी और उनके साइड में नालियां बनी हुई थी, ताकि घर का सारा पानी उन नालियों से निकलता हुआ गांव के या बाहर जा सके, शहर के बाहर जा सके। लेकिन मेसोपोटामिया के नगरों में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर जो है नालियाँ भी नहीं थी, और जो हो एक आधी थी भी, वो भी अच्छी स्थिति में नहीं थी, इतना बढ़िया पक्की नालियाँ नहीं बनी हुई थी। तो ये हमने नगरों की योजना देखी कि कैसे थी मेसोपोटामिया में। नेक्स्ट हमारा है कि शहरों की आवास व्यवस्था, कि शहरों में घर कैसे थे, मेसोपोटामिया में घर कैसे बने हुए थे। शहरों की आवास योजना पर अपने विचार लिखें कि शहर में जो मकान जो थे वो पक्के ईंटों से बनाए जाते थे, और नियोजित नगर न होने के कारण मकान गली व सड़कों से नीचे पड़ गए थे। तो ये हमने देखा ही था कि नगर जो थे वो नियोजित नहीं थे, तो इसके कारण जो है मकान जो थे वो नीचे थे, और गली और सड़कें जो बाद में बनाए गए थे वो ऊंची हो गई थी। मतलब मकान नीचे रह गए और गली और सड़कें जो नई बनी वो ऊंची बन गई। तो जिसके कारण जो है जब बारिश होती थी तो सड़कों से पानी जो है वो उनके घरों में प्रवेश कर जाता था। गली के पानी को घर में आने से रोकने के लिए उन्हें अपने मकान के दहलीज को ऊंचा उठाना पड़ता था, कि जो मकान की दहलीज मतलब मकान में जो एंट्री होती है, बिल्कुल गेट के पास जो है, गेट में जब एंटर करते तो वहाँ पर उन्हें एक ऊंची ऊंची जमीन से ऊंची ऊंची दीवार लगानी पड़ती थी, ताकि गली का पानी एकदम से घर के अंदर प्रवेश ना कर जाए। उनके मकान खुले, हवादार और रोशनीदार भी नहीं थे। मतलब मकान खुले भी नहीं थे और उनमें रोशनी भी ज़्यादा नहीं जाती थी, सूर्य का प्रकाश भी ज़्यादा नहीं जाता था। घरों में रोशनी दरवाजों से ही आती थी। मकानों की छतों से वर्षा जल की निकासी बाहर गली अथवा सड़क पर नहीं थी, जैसे आज के समय में होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसे ही था कि मकान जो बने हुए थे, जब बारिश का पानी आता था तो मकानों की छतों से जो है सारा का सारा गली में निकल जाता था। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता में ऐसा सिस्टम नहीं था। बारिश के पानी की निकासी गली में नहीं होती थी, वो सारा का सारा पानी जो है वो घर के आंगन में ही आकर गिरता था। ऐसा लगता है कि घर के आंगन में ही जल होज वाटर टैंक बना होता था, जिसे छत का पानी जाता था। मतलब कि ऐसा सिस्टम बना हुआ था कि सारा का सारा पानी जो वो घर के आंगन में इकट्ठा होता था, और वहीं पर इन्होंने एक वाटर टैंक, पानी इकट्ठा करने का एक तालाब सा एक होज बनाया हुआ था। तो मतलब शहरों की आवास योजना हम ये देख रहे हैं कि नियोजित व्यवस्था नहीं थी, ना ही तो घर खुले थे, ना ही सड़कें जो है अच्छी थी, ना ही सड़कों के साइड में नालियाँ बनी हुई थी, ना ही वर्षा के पानी के इकट्ठा होने का कोई सिस्टमेटिक ढंग था। मतलब टोटली हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि मेसोपोटामिया के जो शहर थे वो बिल्कुल भी नियोजित नहीं थे, बस जनता ऐसे ही बसी हुई थी। कोई सिस्टम से नालियाँ, घर, मकान वगैरह नहीं बने हुए थे, खुले भी नहीं थे मकान और हवादार भी नहीं थे। आई होप आपको ये आवास योजना भी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में उच्च वर्ग, जो ऊंची जाति के लोग थे, उनकी स्थिति कैसी थी। तो उच्च वर्ग में सबसे ऊपरी स्थान किसका था? राजा का, किंग, जिसे लोग देवों का प्रतिनिधि, मतलब अपने देवता का प्रतिनिधि मानते थे। अपने देवता का, आप में मान लो कि अपने जो देवता थे उनका दूत मानते थे, कि इसे जो है हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान ने राजा को भेजा है हम पर शासन करने के लिए। दूसरा स्थान पुरोहित, मतलब जो पुजारी होते थे मंदिरों में, उनका था। प्रारंभ में पुरोहित ही राजा बने थे। शुरू में जो है जब लोग देवताओं की पूजा करने लगे तो जो पुरोहित थे, जिनको धार्मिक ज्ञान था, उन्होंने जो है धीरे धीरे राजा का रूप धारण कर लिया, वही राजा कहलाने लगे। पुरोहित के बाद लिपिक आते थे, जो कि लिखाई का काम करते थे, जिनको पढ़ने लिखने का ज्ञान था, जो कि सारी चीज़ों का लेखा जोखा रिकॉर्ड रखते थे, उनका स्थान था। और अधिकारी जो है उच्च वर्ग में मुख्य स्थान रखते थे। अधिकारी मतलब जो अन्य चीज़ों के अधिकारी होते थे। तो सबसे पहले कौन है? राजा, उसके बाद पुरोहित, उसके बाद लिपिक, और फिर नीचे जो है अधिकारी। तो ये 4 कैटेगरी थी उच्च वर्ग में। समाज में धन दौलत का ज़्यादातर भाग जो है इसी उच्च वर्ग के पास इकट्ठा होता था। ये लोग बड़े ठाठ बाट से ऐशो आराम से रहते थे।
उर नगर जो था मेसोपोटामिया का, उसकी खुदाई में इसके स्पष्ट प्रमाण सामने आए हैं कि यहाँ पर राजा महाराजाओं का जो है जीवन काफ़ी ऐशो आराम में था, क्योंकि यहाँ पर जो है वो राजा और रानियों की कब्रों में खुदाई की गई, तो वहाँ पर कब्रों में सोने के आभूषण मिले हैं, पात्र मिले हैं, खंजर और लाजवर्द जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, जो कि मतलब संगीत के वाद्य यंत्र थे, जिनमें कि लाजवर्द मणि जड़ी हुई है जो कि काफ़ी महंगी है, उनके वाद्य यंत्र मिले हैं। और जो मारी शहर है मेसोपोटामिया का, उस नगर में जिमरलिम के राजमहल में 260 कमरे थे। इनमें सुंदर पत्थर जड़े हुए थे, विशाल प्रांगण मतलब बड़ा सा आंगन था। खुदाई में मारे नगर की जब खुदाई की गई तो वहाँ पर एक राजा का जो है महल मिला है, किस राजा का मिला है? जिमरलिम। तो उसका जो महल मिला है उसमें कितने कमरे हैं? 260 तो कमरे हैं राजा के महल में। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा महल होगा। और इसमें सुंदर पत्थर जड़े हुए हैं, विशाल आंगन है, बड़ा बड़ा आंगन है 2-3, और उसमें जो है सुंदर पत्थर जड़े हुए हैं, मतलब काफ़ी राजा का महल जो है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है, जिससे पता लगाया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो राजा थे वो ठाठ बाट से बड़े ऐशो आराम से अपने राजमहल में रहते थे और इनके पास काफ़ी धन संपदा थी, काफ़ी धन दौलत थी। तो उच्च वर्ग की स्थिति कैसी थी मेसोपोटामिया में, ये हमने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि मध्यम वर्ग में कैसी स्थिति थी। आपको याद रखना है कि उच्च वर्ग में कौन कौन थे शामिल? राजा, पुरोहित, लेपिक और अधिकारी। अब हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं, ये तो नंबर 1 है। अब नंबर 2 जो मध्यम वर्ग थे बीच में, फिर इससे लास्ट जो है सबसे नीचे वर्ग अभी आएगा कि मध्यम वर्ग में कौन थे? जो दुकानदार थे, शॉप करते थे, शॉपकीपर, व्यापारी, कारीगर, जमींदार जो है ये इस स्थिति में आते थे, मीडियम साइज में, मतलब ये ना ज़्यादा अमीर थे, ये ना ज़्यादा गरीब थे, इनके पास सुख सुविधाएं भी थी, बिल्कुल जो इनसे नीचे थे उनके पास कुछ भी नहीं था। इनका भी शहरी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि व्यापारी जो है वो भी शहर में रहते थे, दुकानें जो थी वो भी शहर में थी, कारीगर जो कि किसी चीज़ को बनाने का काम करते थे वो भी शहर में रहते थे, और जो जमींदार थे जो कि किसानों से टैक्स वसूलते थे वो भी ऐशो आराम से बड़े बड़े नगरों में अपना जीवन यापन करते थे। तो मेसोपोटामिया के नगरों में व्यापार व दस्तकारी ने उल्लेखनीय विकास कर लिया था। यहाँ की समृद्धि मुख्यतः विदेशी व्यापार पर ज़्यादा डिपेंड थी, कि जो यहाँ के जो नगर थे उन नगरों का ज़्यादा विकास किस कारण हुआ? क्योंकि उनका व्यापार जो था वो विदेशों के साथ ज़्यादा होता था। तो विदेशी व्यापार के कारण मेसोपोटामिया सभ्यता के नगरों का ज़्यादा विकास हुआ, उन नगरों ने ज़्यादा जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। पत्थर, इमारतें, लकड़ी, सोना, चांदी तथा अन्य धातुएं जो है विदेशों से मंगवाते थे। कौन? जो ये मेसोपोटामिया के बड़े बड़े नगर थे जिनमें व्यापार होता था बड़े लेवल पे, वो जो है विदेशों से मंगवाते थे। कारीगर इनसे वस्तुएं बनाते थे, इन जो सोना चांदी आता था बाहर से, और दुकानदार तथा व्यापारी इन वस्तुओं को देश विदेश में बेचते थे। कि पहले तो कच्चा माल मंगवाओ विदेशों से, मंगवाने के बाद जो है जो ये मेसोपोटामिया में बड़े बड़े नगर थे, इन नगरों में जो कारीगर थे वो उस माल को कच्चे माल से जो है माल को तैयार करते थे, और जो व्यापारी थे वो इन माल को बेचते थे, बाहर भी भेजते थे दूसरे देश में माल बनाकर, और अपने ही देश में जो है मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वहाँ पर भी लोगों को प्रोवाइड करवाते थे। धातु का सामान, कपड़े चमड़े का सामान था, खेती की उपज, मोहरे, सील आदि भी निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थी। तो पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में निर्यात किया, मतलब निर्यात क्या होता है? दूसरे देश में अपनी चीज़ों को भेजना। तो भेजने वाले सामान में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी? धातु का सामान जैसे ज्वेलरी, नेकलेस वगैरह हो गए ना ये। कपड़े, चमड़े का सामान, कपड़े थे, चमड़े के बने हुए जूते वगैरह थे। खेती की उपज, बीज, खाद ये भी थे, और मोहरे, सील जो सिक्के थे वो भी थे। तो मोहरे जो हैं पत्थर के छोटे टुकड़े होती थी। मोहरे क्या थी? जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े थे ना, ऐसे 1 मोहर, 2 मोहर, 3 मोहर, इन पर जो है कुछ अपना निशान होता था, कुछ छाप होती थी, ठप्पा मारकर जो है वो एक मोहर लगाई जाते थे इन पर, जिन पर अलग अलग पहचान वाले चिन्ह अंकित होते थे। मतलब इस पर एक अलग निशान है, इस पर अलग निशान है, इस पर अलग निशान है, ऐसे करके जो है कई मोहरें होती थी, लेकिन वो पत्थर की एक ही आकार की चौरस जो है चौकोर बनी होती थी, छोटी छोटी वर्गाकार।
आर्थिक गतिविधियों पर पुरोहित और राजाओं का पूरा नियंत्रण था, मतलब कि जो पुरोहित और राजा थे इनका पूरा नियंत्रण था। पैसे के ऊपर, लेन देन पर, इन पर पूरी नज़र थी इनकी। सभी तरह का जो व्यावसायिक लेन देन था वो अधिकारियों के पास लिखवाना पड़ता था। लिपिक जो था उसके पास सारा रिकॉर्ड रहता था कि कितने की जो है इस मंथ में या इस महीने में या इस दिन में जो है कितने की वस्तुएं जो है खरीदी गई हैं, कितनी बाहर भेजी गई हैं, कितना पैसा आया है, कितना पैसा खर्च किया गया। सारा का सारा जो रिकॉर्ड था वो ये अधिकारी वगैरह लिखते रहते थे। तो हमने मध्यम वर्ग में किनको देखा? दुकानदार, व्यापारी, कारीगर, जमींदार को। अब आता है सबसे निचला वर्ग जो कि सामान्य था और निम्न वर्ग था। कि निम्न वर्ग में कामगार और कृषक आते थे। कामगार मतलब जो कि दूसरों के खेतों में काम करते थे, या फिर जो फैक्ट्री कारीगर जो थे उनके नीचे काम करते थे ना, वर्कर, उनको। और जो कृषक जो कि किसान खेती करते थे। ये लोग जो है मुख्यतः नगर के बाहरी भाग में रहते थे। इनके जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पर कोई सुरक्षा दीवार नहीं थी। लेकिन समाज में सबसे निचला स्थान जो है निश्चय ही गुलामों का रहा था, जो कि गुलामी करते थे, जो कि राजा के नीचे रहते थे महल में, जिनका काम सिर्फ था इन सभी की सेवा करना, इनका कहना मानना, इनके ऑर्डर को पूरा करना। गुलाम मुख्यतः युद्ध बंदी होते थे, मतलब इनको युद्ध में जो है बंदी बनाकर लाया जाता था। जब युद्ध करते थे राजा, जब युद्ध जीत जाते थे तो हारने वाले राजा से जो है वो लोगों को पकड़कर ले आते थे और उनको अपना गुलाम बनाते थे और उनसे अपना कार्य करवाते थे, काम करवाते थे। कानून जो था वो सबके लिए बराबर नहीं था, मतलब नियम बने हुए थे समाज में लेकिन सबके लिए बराबर नहीं थे। उच्च वर्ग के किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि निर्धन वर्ग के साथ अपराध किया जाता तो उसे ज़्यादा कठोर दंड नहीं मिलता। कि एक ऊंची जाति का मतलब व्यक्ति है और ये सबसे तीसरी कैटेगरी है, अगर ये वाला सबसे नीचे वाली जाति के साथ अगर कोई काम गलत कर देता या फिर किसी को मार देता तो उनको सज़ा कम मिलती थी, क्योंकि ऊंचे वर्ग में आ गया। सज़ा का जो लेवल था वो स्ट्रिक्ट इतना नहीं था, कठोर दंड नहीं मिलते थे। लेकिन यदि निम्न वर्ग के द्वारा उच्च वर्ग के प्रति किया तो कठोर का दंड का कठोर प्रावधान था। मतलब अगर इस कैटेगरी के व्यक्ति से कोई गलती हो जाती थी तो इस व्यक्ति के साथ तो इसको बहुत ज़्यादा दंड मिलता था, काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रिक्ट दंड दिया जाता था। नेक्स्ट है कि ऋण मतलब कर्जा न चुका पाने की स्थिति में कृषक को जो है वो अपनी पत्नी या बच्चों को बेचकर भी कई बार ऋण या कर्जा चुकाना पड़ता था। तो मतलब इस जो निम्न वर्ग था इसमें किसानों की और जो कामगार थे या गुलाम थे उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी बदतर थी, कंडीशन अच्छी नहीं थी, कंडीशन इनकी खराब ही थी। नेक्स्ट कि मेसोपोटामिया सभ्यता में शिक्षा व्यवस्था की पढ़ाई का सिस्टम कैसा था। मेसोपोटामिया के नगरों में मंदिर के पास जो है एक विद्यालय होता था और एक पुस्तकालय जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती थी। विद्यार्थी यहाँ पढ़ना लिखना और नक्शे बनाना सीखते थे। उन्हें फलित, ज्योतिष, धर्म, गणित, शारीरिक व्यायाम और चिकित्सा शास्त्र आदि विषय भी जो थे वो पढ़ाए जाते थे यहाँ पर विद्यालयों में। व्यापारी, दुकानदार और पुरोहितों के बच्चे, मतलब जो उच्च वर्ग का हमने देखा था सबसे ऊंचा लेवल, उच्च वर्ग के जो लोग थे उनके बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग राज कर्मचारी और लिपिक लगते थे, मतलब लिपिक जो कि लेखा जोखा का काम करते थे। वे राजा के महल में जो बड़े पद पर काम करते थे वो कर्मचारी बन जाते थे। यद्यपि नगरों में सभी नगरवासी जो है वो शिक्षित नहीं थे, फिर भी नगरीय जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व था। कि जो नगर जो थे वहाँ पर सभी लोग तो शिक्षित नहीं थे, मतलब सभी तो शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे, सभी पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है नगरीय जीवन में शिक्षा का काफ़ी महत्व था। फिर भी जो है लोगों का रुझान था शिक्षा की तरफ। तो ये था शिक्षा व्यवस्था मेसोपोटामिया सभ्यता में। नेक्स्ट है हमारा कि मेसोपोटामिया सभ्यता की कीलाकार लिपि कैसी थी। लिपि जो लिखने की थी वो उसके बारे में देखते हैं कि लिपि कैसी थी। कि मेसोपोटामिया सभ्यता में गीली पट्टियों पर दबाकर या खोदकर निशान की यह कला बाद में कीलाकार या फिर क्यूनिफॉर्म लिपि के तौर पर विकसित हुई। मान लो एक मिट्टी है, उसको मिट्टी को ऐसा आकार दे दिया, गीली मिट्टी को
गीली मिट्टी हो गई। फिर उसको जो है उसके ऊपर जब हम प्रेस करेंगे, दबाएंगे हाथ से, या फिर हम गीली मिट्टी पर कुछ भी खोद देंगे, निशान बना देंगे किसी भी तीखी चीज़ से, तो वो निशान बन जाएंगे। और जब वो सूखेगी तो वो आराम से जो है वैसा का वैसा उसका रूप जो है सूखने के बाद वो अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ था। तो ये जो लिखने की लिपि थी, गिल्ली मिट्टी पर लिखकर सुखाने के बाद जो इसको क्या बोला गया था, कीलाकार या फिर क्यूनिफॉर्म लिपि। क्यूनिफॉर्म लैटिन भाषा में क्यूनिस शब्द फन्नी या खूंटे के लिए प्रयोग किया जाता है, और फार्म का अर्थ है कि आकार, कि खूंटे के आकार का। उल्लेखनीय है कि लेखक ज्यों ज्यों लेखनी को गीली पट्टियों पर गहरा गढ़ाता था, कि जो गीली पट्टी है ये, उस पर जितनी दाब देकर, जितना दबाकर वो लिखता था, गहरा लिखता था, त्यों तो निशान जो है वो चौड़ा होता और समोसे के तिकोने कटाव जैसी फन्नी की आकृति बन जाती। मान लीजिए कि गीली मिट्टी का ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, उसके ऊपर जैसे हम लिखेंगे, दबाकर लिखेंगे, तो उसकी जो है शेप में परिवर्तन आएगा, उसकी शेप बदलेगी, तो उसकी शेप जो है तिकोने और समोसे के आकार की जो उसकी शेप बन जाती थी। तो ऐसा ये लिपि के बारे में बताया गया कि मेसोपोटामिया में लोग कैसे लिखते थे। तो किस मेसोपोटामिया सभ्यता में लिखने में कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था, तो कीलाकार या फिर क्यूनिफॉर्म लिपि। ये लैटिन भाषा में इसका अर्थ भी पूछ लिया जाता है कई बार कि क्यूनिफॉर्म लिपि का लैटिन भाषा में क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है शब्द फन्नी या खूंटे के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो लिपि थी उसके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। जितने क्वेश्चन हमने ऊपर किए हैं शिक्षा का, जो तीनों वर्ग हमने देखे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, और हमने शहर भी देखे, नगरों की आवास योजना कैसी थी, नियोजित नगर बिल्कुल भी नहीं थे, और नगर कैसे बंटे हुए थे 3 भागों में, पवित्र क्षेत्र जहाँ पर धार्मिक काम होता था, मंदिर वगैरह थे, टीले के चारों ओर सुरक्षित नगर जो थे उनमें कौन रहते थे, उनमें उच्च वर्ग रहते थे और मध्यम वर्ग। उच्च वर्ग प्लस मध्यम वर्ग जो है यहाँ पर रहते थे, और जो दीवार से बाहर नगर थे यहाँ पर कौन रहते थे, यहाँ पर कृषक रहते थे और गुलाम रहते थे। और पवित्र क्षेत्र में जो है मंदिर वगैरह थे, व्यापार का जो है काम वो होता था। इस तरह से जो है हमने 3 वर्ग देखे हैं विशाल नगरों के बारे में। और शहरीकरण कैसे हो ये भी हमने देख लिया कि शहरीकरण कैसे होता है, जहाँ पर व्यापार होता है वहाँ धीरे धीरे नगर बसने शुरू हो जाते हैं। तो व्यापार के कारण जो है शहरीकरण हुआ, धर्म के कारण भी शहरीकरण हुआ, क्योंकि धर्म हो गए जहाँ पर धार्मिक चीज़ें होती हैं वहाँ पर लोगों का ज़्यादा आना जाना होता है। धीरे धीरे लोगों का आने जाने के कारण जब लोग दूर से आते थे तो उन्हें ये लगा कि हम यहीं पर रह जाते हैं, हम यहीं पर बस जाते हैं, हमें दूर से चलकर नहीं आना पड़े। धीरे धीरे लोगों ने जो है मंदिरों के जो धार्मिक स्थल थे, धार्मिक पवित्र जगह थी, वहीं पर बसना धीरे धीरे शुरू कर दिया, और ऐसे ऐसे जो है धीरे धीरे जनसंख्या काफ़ी बड़े लेवल पर बस गई। तो वहाँ पर जो है धार्मिक क्षेत्रों में नगरों की स्थापना हो गई। तो ये हमने जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता में 5-6 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे कि कैसा कैसा मेसोपोटामिया सभ्यता का स्ट्रक्चर था, वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, लिखने की लिपि कौन सी थी, शहर कैसे बने, शहरों में मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग की स्थिति कैसी थी। तो ऐसे धीरे धीरे जो है हम आगे जो है हमारे क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे और आगे क्वेश्चंस को करते रहेंगे, ताकि हमारा जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी है, कोई फैक्ट है जो आपको पूछना है, कोई डाउट है तो आप मुझे उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, लेकिन कमेंट ज़रूर करिए कि आपको क्लास कैसे लग रही है, आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से यह सभ्यता जो है वो पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपका कंसेप्ट जो है इस सभ्यता का वो क्लियर हो रहा है, आपको ये सभ्यता समझ आ रही है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, आप नोट्स भी बना सकते हैं, वरना आपको ये PDF जो है वो मैं जो हमारा जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगी। आप मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।